एक थी नीलोफर। उस वक्त सूरज जैसे सरों पर मौजूद था। हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे थे। ऐसे में लोड शेडिंग होना किसी अजाब से कम न था। जिन लोगों के घरों में जजीर और यूपीएसी जैसी सहूलतें मौजूद थी वो सुकून में थे, और वो बेचारे जो इस नेमत से महरूम थे गर्मी से बिलबिला रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। काम वाली मासी नाज़ेरा सफाई कर रही थी। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और शौहर ऑफिस जा चुके थे, इसलिए उस वक्त मैं अकेले ही घर में होती थी। बाजी, कुछ सुना आपने? मैं बिरयानी के चावल चूल्हे पर रख रही थी, तभी मुझे अपनी पशत पर नाज़ेरा की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक के पलटी। क्या बताओगी तुम? पता चलेगा। और मुड़कर चावल में नमक डालने लगी। वो जी, आपके सामने वाले फ्लैट में एक औरत शफट हुई है ना? उसने फिर बात अधूरी छोड़कर तेजस को हवा दी। हाँ, जानती हूँ। फिर क्या हुआ उसे? मैं यूं ही मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई। मुझे उसकी बातों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस उसका दिल रखने को सुन लेती थी। अरे बाजी, वो पागल औरत है, कुछ अजीब सी। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैला दिया। किसी से बात नहीं करती, ना ही मिलती है। उफ नाज़ेरा, एक तुम मसरूफ़ें बहुत कायम कर लेती हो। अभी बेचारी 2 दिन पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुई है। इसकी किसी से जान पहचान नहीं है, और फिर कुछ लोग होते ही तन्हाई पसंद, जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी ऐसी होगी, और तुमने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। मैंने उसे तासिफ से देखते हुए कहा, और बच्चों के लिए टैंक बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी और फिर नाज़ेरा की बातें। उफ नहीं बाजी, मैं अपने पास से एक वो फरीदा बाजी है ना, जिनके घर में काम करती हूँ, वो भी यही कह रही थी कि यह औरत कुछ अजीब सी है। मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि वो आपके बिल्कुल सामने रहती है, आपके बच्चों के साथ है, और फिर अक्सर आप घर में अकेली होती हो। उसने फिर से मुझे डराया। ओफ़ो नाज़ेरा, लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। चलो ये टैंक पी लो। मैंने एक गिलास टैंक उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक नज़र सामने वाले फ्लैट पर डाली। वहाँ मुकम्मल सुकून छाया हुआ था और दरवाज़ा बंद था। मैं सर झटक कर नाज़ेरा की बातों पर मुस्कराते हुए अंदर आकर बिरयानी दम पर रखने लगी। बच्चे बस आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया, तभी बच्चे भी आ गए। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। शज़ा और अयान ने आते ही रोज़ ज़ोरदार सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, ये जूस पी लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैंने किचन से हाँक लगाई और टेबल पर खाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ बैठे। अम्मी, ये जो हमारे सामने वाले फ्लैट में आंटी आई है, क्या वो पागल है? आयान ने बैठते ही मुझसे सवाल किया। मैंने चौंक कर उसे देखा। आपको किसने कहा बेटा? मैंने उसे बिरयानी की प्लेट थमाई। हमारे फ्लैट के सब बच्चे यही कह रहे थे।
उसने जोर देकर कहा, ये कि वो अकेली बोलती रहती है। उन्हें बेटा ऐसे किसी को नहीं कहते, वो बेचारी अकेली रहती है और अभी किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो वो किससे बातचीत करे। मैंने बच्चों की गलतफहमी दूर की। तो अम्मी आप जाइए ना उनके घर। शज़ा ने मुझे मशवरा दिया, बेचारी अकेली है, उनसे बात कर ले आप। शज़ा की बात मेरे दिल को लगी। हाँ मैं जाऊंगी टाइम निकाल कर, बल्कि मैं अभी एक प्लेट बिरयानी दे कर आती हूँ। मैंने ताइदी नज़रों से बच्चों को देखा। शज़ा बोली, जी अम्मी ये ठीक रहेगा। इस तरह आपकी उनसे जान पहचान हो जाएगी। वैसे भी आप ज़्यादा वक्त घर में अकेली रहती हैं, तो उनसे बातचीत कर लिया कीजिएगा। 12 साल शज़ा उस वक्त मुझे बेहद समझदार लग रही थी। जी बेटा ठीक कह रही हो, मैं अभी आई कहकर मैंने अपनी प्लेट सरकाई और किचन में जाकर एक बड़ी प्लेट में बिरयानी निकाली और ढककर सर पर दुपट्टा ओढ़ती मैं अभी आई कहती सामने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर मैंने कुछ देर सुनगन लेने की कोशिश की, क्योंकि अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन गौर करने पर पता चला कि शायद अंदर वही औरत किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा हल्के से नॉक किया। कोई आहट ना पाकर दोबारा नॉक किया। अभी मैं इंतज़ार के बाद पलटने ही वाली थी कि कदमों की चाप सुनाई दी। मैं ठहर गई। दरवाज़ा खुला। वो औरत लगभग 40 के करीब होगी, बिखरे बाल और गंदा हलीला। मुझे उसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। खैर अब तो आ ही गई थी तो बात भी करनी थी। वो औरत अब तक फ़ोन पर बात कर रही थी और साथ साथ मुझे सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे मेरे आने का मकसद जानना चाहती हो। उसकी आंखें उफ, लगता था जैसे मेरे वजूद के आर पार हो रही हो। मैंने नज़रें चुराते हुए सलाम किया और बिरयानी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। वो मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, सोचा आपसे मिलकर आऊँ। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने भी पहली बार मुझे मुस्कुराकर देखा, तो मेरी डहारस बंदी और जवाबन में भी मुस्कुरा दी। लेकिन फ़ोन अब तक उसके कान से लगा हुआ था, जिस पर वो हंस हंस कर बात भी कर रही थी। उसने पूरा दरवाज़ा खोल कर मुझे अंदर आने की दावत दी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। उसके लहजे से लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता औरत है। मैंने उसके बारे में गलत बातें करने वालों पर लानत भेजी। बेचारी इतनी अच्छी तो है, इतने बाअखलाक, इतनी तमीज़दार तफ। और लोगों की सोच पर मैंने जल्द से कहा, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। दरअसल अभी बच्चे अकेले हैं घर में, मैं बाद में ज़रूर आऊँगी कहकर मैं वापस पलट गई। मुझे वापस आता देखकर बच्चे सवाल करने लगे, वो आंटी कैसी है, आप मिली उनसे? हाँ बेटा वो बहुत अच्छी है, मुझे अपने घर में बुला रही थी, लेकिन अभी वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए नहीं गई। फिर कभी जाऊंगी इंशाल्लाह कहकर मैं जल्दी जल्दी टेबल समेटने लगी। उस वक्त बात के एक हफ्ते बाद का जिक्र है कि मैं कुछ सौदा सलफ लेकर आ रही थी कि वो ही औरत अपने ही दहन में फ़ोन पर बात करती मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। उसके हाथ में कुछ खाने पीने की अशिया थी। मैंने सुना वो कह रही थी, किस वक्त तक पहुँचेंगे आप लोग?
अच्छा देखिए, पिछली बार की तरह लेट ना हो जाइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। 8 बजे। फिर कुछ देर रुकी। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद बोली, अच्छा खाने में क्या बनाऊँ? बिरयानी? अच्छा, ओके, अब जल्दी आइएगा। हाँ बाबा, मैं रेड कलर का सूट ही पहनूंगी, कहकर हंसने लगी। मैं उसके पीछे चल रही थी, इसलिए सारी गुफ्तगू बाखूबी सुन रही थी। ओके, खुदा हाफिज़, उसने कहकर फ़ोन पर्स में रखा लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। उसने कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखा और शनासाई की रमक इसकी आंखों में दौड़ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? उसने बड़ी गिरमशोशी से मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ। आज लग रहा है कि मेहमान आ रहे हैं आपके घर। मैंने खुश दिली से पूछा तो वह हल्का सा शर्माते हुए बोली, हाँ, वह दरअसल आज मेरे मंगेतर अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। दरअसल अगले महीने मेरी शादी है, तो अकेले होने की वजह से सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। शादी के जिक्र पर हज़ारों रंग उसके चेहरे पर थे। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरे कुछ हेल्प चाहिए तो बिला झिझक कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने खुश दिली से कहा। मुझे वाकई खुशी हो रही थी कि चलो, बेचारी की तन्हाई तो ख़त्म हो गई। जी जी ज़रूर, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दे डाली, जिसे मैंने इखलाक़न कबूल कर लिया और आगे बढ़ गई। पीछे से मुझे दोबारा से उसके फ़ोन पर बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फ्लैट में दाखिल हो गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाए। इतनी देर में शौहर साहब भी आ गए। मैंने उन्हें सब बताया कर जाने की इजाज़त चाही, जो उन्होंने बाखुशी दे दी। 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। बच्चे और शौहर साहब को खाना देकर मैं तैयार होने चल दी। एक अच्छा सा कॉटन का सूट पहना। हल्का सा मेकअप करके मैंने खुद का तनकीदी जायज़ा लिया और फिर मुतमईन होकर मियाँ जी को खुदा हाफिज़ कहकर फ्लैट से बाहर निकल आई। सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खिलाफ तुका बंद थी, लेकिन अंदर से उसके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। शायद मेहमान आ चुके थे या फिर वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने सोचते हुए हल्के से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की छाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। उसने हस्बे वादा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, साथ ही बहुत गहरा मेकअप कर रखा था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही है। मैंने खुले दिल से उसकी तारीफ़ की तो उसने ले जाते शर्माते मुझे शुक्रिया कहा और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मेहमान आ गए आपके? मैंने अंदर कदम रखते हुए इस्तकबाल से पूछा। हाँ, आप अंदर ड्राइंग रूम में चले, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ, उसने मेरे साथ चलते हुए मुस्कुराकर कहा और मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझती दूसरे कमरे में होंगे। मैं कुछ झिझकते हुए बैठ गई। फ्लैट में खिलाफ तो बहुत खामोश था। लगता नहीं था कि कोई वहाँ मौजूद है। मैं कुछ पूछते हुए भी झिझक रही थी, जबकि नीलोफर
सर झुकाकर मेरे साथ वाले सोफे पर मौजूद थी। उसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो किसी से शर्मा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिला आखिर मैंने हिम्मत कर कर पूछ ही लिया, नीलोफर, आपके मेहमान। मैंने जानबूझकर फकरा अधूरा छोड़ा दिया था। मेरे बात सुनकर नीलोफर ने अपने माथे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, अरे देखिए, मैं भी कितनी पागल हूँ। आप लोगों का तारुफ तो करवाया ही नहीं। फिर सामने वाले सोफे की तरफ इशारा कर कर बोली, ये जो सामने बैठे हैं ना, ये मेरी सास है और ये आदिल है, मेरे मंगीतर। वो तो तारुफ करवा कर चुप हो गई, लेकिन मैं फटी फटी आंखों से सामने वाले सोफे को देख रही थी, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ कोई मौजूद ना था। मेरी ज़बान कक हो चुकी थी। लगता था जैसे मेरी क़ुव्वत गोयाई सल्ब कर ली गई हो। टेबल पर लवाज़मात सजे हुए थे। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि नीलोफर ने अपना मोबाइल, जिस पर वो बात करती रहती थी, मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगी, आप लोग बातें करें, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो कमरे से निकली तो बेख्तियार मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। उफ, वो कोई फ़ोन नहीं बल्कि डम्मी मोबाइल फ़ोन था। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।